लास्ट क्लास में हमने अभ्रक माक्षिक ये दोनों कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम नेक्स्ट शीला जतु के बारे में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन में। शीला जतु के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन में मैं कुछ चीजें आपको बताती हूँ, आप सुनोगे। जो शीला जतु है उसको एक प्रकार का स्राव बोल दिया गया है, जो प्रकृति में पहाड़ की दरारों से ग्रीष्म ऋतु में स्रवित होकर निकलता है। आप टर्म का मतलब अलग अलग मीनिंग निकालो। देखो, शीला जतु, तो शीला, शीला का मतलब होता है पहाड़ या फिर कोई पत्थर, और जतु का मतलब होता है लाक्षा के सदृश एक पदार्थ। तो शीला जतु का मतलब क्या होगा? शीला यानी कि पत्थर या पहाड़, और जतु यानी कि लाक्षा सदृश पदार्थ। शीला जतु एक प्रकार का स्त्राव है जो कि हमें प्रकृति में पहाड़ की दरारों से मिलता है, ग्रीष्म ऋतु में स्रवित होकर वो निकलता है। ठीक है। फिर उसकी उत्पत्ति स्थान में देखें तो ज्यादातर हम नीचे देखेंगे, उसका रेफरेंस मैंने लिखा है नोट्स में। हिमालय पर्वत और क्षारीय भूमि में हमको ग्रीष्म ऋतु में ज्यादातर मिलता है। ठीक है। और ये जो शिला जतु है, इस शिला जतु का उल्लेख हमको संहिता में भी मिलता है। चरक ने अपने चिकित्सा स्थान के फर्स्ट अध्याय जो है रसायन चिकित्सा, उसमें सुश्रुत ने भी, वाग्भट ने भी, सब ने इस शिला जतु का वर्णन किया है, और उनका प्रयोग करने के बारे में भी बोला है कि प्रमेय आदि अनेक रोगों में शिला जतु का यूज होता है। शिला जतु के बारे में हमको ये भी लिखने को मिलता है, संहिता में लिखा हुआ है, चरक में मिलेगा आपको, कि ऐसा कोई भी साध्य रोग नहीं है जिसको शिला जतु खत्म ना कर सके। ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम शिला जतु के बारे में। सबसे पहले देखो, संस्कृत में इसको शिला जतु, हिंदी में भी शिला जतु, इंग्लिश में इसको ब्लैक बाइटुमेन या फिर मिनरल पीच कहते हैं। फिर आते हैं इसके पर्यायी सिनोनिम्स। शिला जतु को शिला शतु, सॉरी, शिला शतु, शैलेय, शिलाज, शैल धातुज, शिलामय, शिला स्वेद, शिला निर्यास, अश्मज, अश्मजतुक, गिरीज, अब्रीज, अश्मोत्थ, अश्मलाक्षा और गहरे, इन सब पर्याय से जाना जाता है। आपको इनमें से चार पांच पर्याय याद रखने। कौन कौन से याद रख सकते हो? एक याद रखना शैलेय, एक याद रखना शिलामय, एक याद रखना शिला श्वेत, शिला निर्यास, अश्मजतुक, गिरीज याद रखना, अश्मलाक्षा। ठीक है। इस प्रकार के पर्याय आप याद रखना। कुछ इस तरह से शिला जतु दिखता है। नेक्स्ट हम आता है इसके सोर्स के ऊपर, जो मैं आपको बोली थी। ग्रीष्मे तीव्र अर्क तप्तिभ्य पादेभ्यो हिम भूवृतः स्वर्ण रूप्या अर्क गर्भेभ्य शीला धातु विनिसरेत। रस रत्न समुच्चय अपने सेकंड अध्याय में जहां पर महारस का वर्णन किया है, वहां पर बोलते हैं कि जो हिमालय पर्वत है और क्षारीय भूमि है, उसमें ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के तीव्र ताप की वजह से स्वर्ण आदि खनिजों से जो संपन्न हिमालय पर्वत होता है, उसके निम्न पहाड़ी भूभाग के स्थान से स्रवित होकर शिलाजतु प्राप्त होता है। सो शिलाजतु is the exudation caused by the intense heat during the summer from the rocks in the towering of cliffs or hills of Himalaya, etc. ये हो गया इसका सोर्स, हमको शिला जतु कहाँ से मिलता है। नेक्स्ट इसका मिनरलोजिकल आइडेंटिफिकेशन देखें तो ये मिनरल की कैटेगरी में आता है। इसका कलर हमको ब्लैक देखने को मिलता है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें 1.01 टू 1.03 देखने को मिलता है। फिर आते हैं शिला जतु का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है इसके टाइप्स। तो जैसे मैंने बोला था, हमको चरक संहिता में रसायन अध्याय चिकित्सा स्थान के फर्स्ट अध्याय में इस शिला जतु का डिटेल वर्णन मिलता है। वहीं पर शिला जतु के अकॉर्डिंग टू ओरिजिन चार प्रकार बताए हैं। बोले हैं स्वर्ण रजत ताम्र लौह, इस तरह से शिला जतु के चार प्रकार है। इसमें से लौह को श्रेष्ठ बोला गया है। ठीक है। सो स्वर्ण रजत ताम्र लौह, ये शिला जतु के चार प्रकार है। इसका रस वीर विपाक वर्ण और दोष भी मैंने यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में लिखा है।
जैसे कि जो स्वर्ण शिला जतु होता है उसका रस मधुर तिक्त, वीर शीत वीर्य, कटु विपाक, और ये रेडिश कलर में होता है, रक्ताभ वर्ण का, और ये वात पित्त दोष के ऊपर इफेक्ट करता है। जबकि जो रजत शिला जतु होता है उसका कटु रस होता है, शीत वीर्य होता है, लेकिन विपाक कैसा हो गया, मधुर हो गया। और ये श्वेत वर्ण का होता है, दोष हो गया पित्त कफ। ताम्रशिला जतु है वो तिक्त रस का होता है, ये उष्ण वीर्य का होता है, कटु विपाक बनता है इसमें, और ये मयूर कंठ के समान वर्ण का, और कफ दोष के ऊपर अपना एक्शन दिखाता है। जो लौह होता है वो लौह शिला जतु तिक्त लवण रस का है, शीत वीर्य का है, कटु विपाक का है, ये कृष्णाभ गुग्गुल के समान वर्ण वाला, और वात पित्त कफ दोष पर एक्शन करने वाला होता है। आपको कैसे याद रखना, पहले याद रखना है शिला जतु के 4 प्रकार, स्वर्ण रजत ताम्र और लौह। रस कैसे याद करोगे, मधुर तिक्त, फिर कटु, फिर तिक्त, तिक्त लवण। तो देखो, तिक्त रस सभी में है, रजत में नहीं है, तो रजत के अलावा सभी में तिक्त रस लिख लो। फिर हम जब बोलते हैं ना मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, तो मधुर अम्ल लवण, तो फर्स्ट 3 में लवण आता है ना, पहले यहाँ पर लिख दो मधुर और लास्ट में लिख दो लवण, और जो रजत है उसका कटुरस कर दो। तो सभी में तिक्त रस लिखना है, रजत में नहीं लिखना है, रजत में सिर्फ कटुरस लिखना है, ऊपर मधुर नीचे लवण ऐड कर दो, तो आपके सभी शिला जतु के प्रकार के रस याद हो जाएंगे। वीर्य देखो, ताम्र का वीर्य उष्ण है और रजत का वीर्य मधुर है, बाकी सब में वीर्य शीत आता है और विपाक कटु आता है। अलग क्या हो गया, सभी में शीत वीर्य है, बस ताम्र में उष्ण वीर्य, सभी में कटु विपाक है, बस रजत में मधुर विपाक है। तो जो अलग है उसको हाईलाइट कर लेना है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम एग्जाम के पहले, टेस्ट के पहले रिवाइज करे तो ये पहले याद हो जाए। वर्ण एकदम इजी है, स्वर्ण का रक्ताभ वर्ण याद रखो, रजत सिल्वर कैसा होता है, श्वेत, तो श्वेत वर्ण याद कर लो, ताम्र मयूर कंठ के समान, और लोहा कृष्णाभ गुल समान होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आता है, ये हमने देखी चरक के अकॉर्डिंग शिला जतु के प्रकार। नेक्स्ट हम देखेंगे सुश्रुत संहिता के अकॉर्डिंग शिला जतु के प्रकार। तो चरक ने कितने, 4 प्रकार बताए थे। कौन कौन से, स्वर्ण रजत ताम्र लौह तो बताया था, सुश्रुत ने उनमें 2 ऐड कर दिए, कौन से, नाग और वंग। तो कितना इजी है याद करना, जो चरक के 4 थे उसमें बस 2 नाग और वंग को ऐड कर लोगे तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग शिला जतु के टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है राज निघंटु के अकॉर्डिंग 2 प्रकार होते हैं शिला जतु। शिलाजतु द्विविधाग्नेयम तत्रादयम गिरी संभवम, यानी कि वो हिल्स में से ओरिजिनेट होते हैं। द्वितीयम स्याद उशराया, ये उशराख्या होता है, डिपोजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ क्षार मृत्तिका, जो क्षार मृत्तिका है उसके सरफेस के ऊपर ये हमको उषाराख्य प्रकार का शिला जतु मिलता है। तो राजनिकंटु के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स, श्रुत के अकॉर्डिंग 6 टाइप, चरक के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स होते हैं। दूसरा देखें अकॉर्डिंग टू अपीयरेंस, यानी कि ये प्रकार बताते हैं रस रत्न समुच्चय। तो रस रत्न समुच्चय शिला जतु के 2 प्रकार बनाते हैं, बताते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कौन से 2 प्रकार है, एक है गोमूत्र शिला जतु और एक है कर्पूर शिला जतु। उसमें से भी जो गोमूत्र शिला जतु है वो ससत्व और निसत्व करके और 2 प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू प्रोसेस शिला जतु के और 2 प्रकार होते हैं, एक भानुतापी और एक अग्नितापी। फिर से रिवाइज करते हैं, हमने शिला जतु के प्रकार देखने थे। चरक ने अपने चिकित्सा स्थान के फर्स्ट अध्याय में बताया है 4 प्रकार, स्वर्ण रजत ताम्र लौह। उसके बाद सुश्रुत ने उसमें नाग और वंग को ऐड करके 6 प्रकार बता दिए। राज निघंटु ने गिरी संभव और उशराख्य करके 2 प्रकार बताए हैं। रसरत्न समुच्चय ने 2 प्रकार बताए हैं, गोमूत्र शिला जतु, कर्पूर शिला जतु, जिसमें से गोमूत्र शिला जतु के 2 प्रकार है, ससत्व और निसत्व। बाकी अकॉर्डिंग टू प्रोसेस भी 2 प्रकार हो जाते हैं, भानुतापी और अग्नितापी। फिर आते हैं शिला जतु की ग्राह्यता के ऊपर, ऐसे कैसी क्वालिटीज वाला शिला जतु होगा जिसका हम ग्रहण करेंगे। तो आपको ये सुश्रुत वाला श्लोक याद कर देना है, या फिर आप राजनिघंटु वाला कोई भी आप एक श्लोक याद कर लेना। सुश्रुत वाला कहता है जतु प्रकाशम स्वरसम शीलाभ्यम प्रत्रवंती ही, यानी कि ये कैसा होता है, जतु के समान प्रकाश।
जतु यानी कि लाक्षा, तो लाक्षा के समान प्रकाशमान होता है ना। शिला में से निकला हुआ स्वरस जो होता है वो ग्राह्य शिला जतु का लक्षण होता है। राजनिघंटु कहते हैं जत्वाब मृदु मृत्स्रावम यन्मलम तिच्च तच्छिला जतु, यानी कि शिला जतु कैसा होता है, मृदु। कैसा मृदु, मृत्स्न, यानी कि मिट्टी के समान सॉफ्ट होता है और वो शेलेक के समान दिखता है। तो ऐसा शिला जतु ग्रहण करने लायक होता है। हमारा मेन टेक्स्ट का रेफरेंस आ गया, यानी कि रसरत्न समुच्चय कहते हैं पांडुरम सिक्ताकारम कर्पूराद्वय शिला जतु। जो कर्पूर शिला जतु है वो येलोइश व्हाइट कलर में होता है और वो सैंड के शेप में होता है, सिक्ता के आकार का होता है और वो पांडुर वर्ण का होता है। तो कर्पूर शिला जतु के बारे में रसरत्न समुच्चय क्या बताते हैं, वो पांडुर वर्ण का और सिक्ता के आकार का होता है। तो ये इसके ग्राह्य लक्षण के बारे में हो जाता है, जो कि हमें ये तीन रेफरेंस में देखने को मिलते हैं। पहला जतु प्रकाश, स्वरसम शिलाभ्य, ये शिला जतु ग्रहण करने लायक होता है जो लाक्षा के समान प्रकाशमान हो, शिला में से निकला हो। दूसरा जो मिट्टी के समान सॉफ्ट हो, और यनमलम जो होता है वो शिला जतु ग्रहण करने लायक होता है। अभी नेक्स्ट आते हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो शिला जतु है वो शुद्ध है। हमें शुद्ध और अशुद्ध शिला धातु को अगर पकड़ना है तो कैसे पकड़ेंगे। तो रस रत्न समुच्चय कहते हैं वहनौ क्षिप्तम भवेत यत् लिंगाकारम धूमकम सलिले अप्यविलीनम च तच्च दुग्धम ही शिलाजतु, यानी कि शुद्ध शिलाजतु bonds with an elongated appearance resembling a link and does not produce any fumes on flame। जब हम शिला जतु की परीक्षा करने के लिए शिला जतु को आग में जलाएंगे, तब वो आग में बिना धुआं निकाले जलेगा और उसमें से लिंग आकार की आकृति बनती है। जब हम एग्जामिनेशन करने के लिए शिला जतु को अग्नि के ऊपर रखेंगे तो वो बिना धुएं के जलेगा और दूसरा उसमें से लिंगाकार आकृति बनती है। दूसरा, शुद्ध शिलाजतु हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंट ऑफ गोमूत्र। जो शुद्ध शिलाजतु होता है उसमें से तीव्र गोमूत्र के समान गंध आती है। तो कैसा वर्ण का होता है, एक और चीज यहाँ पर ऐड करना, कृष्ण वर्ण का होता है और गोमूत्र की गंध वाला होता है। ऑब्लिक करके लिखना, कृष्ण वर्ण और गोमूत्र समान गंध वो शुद्ध शिलाजतु में देखने को मिलता है। दूसरा, ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है, इट इज डिसॉल्व इन वाटर। उसके अलावा राजनिघंटु में भी हमें एक लक्षण मिलता है तृणादि अग्रे कृतम सर्वम अधोगलति तंतुवत। जब हम इसको पानी में ड्रॉप करते हैं, व्हेन इट ड्रॉप्स इनटू वाटर इट डिसअपियर्स इनटू फाइन स्ट्रेन्स एंड स्लोली सेट टू द बॉटम। जब शिला जतु को एक तृण के अग्र भाग में लगाकर जल में डाले, तो जल में डालने पर तंतु की तरह वो पानी में मिल जाता है और नीचे तल की ओर जाकर घुल जाता है। फिर से, जो शिला जतु है उस शिला जतु के एक तृण के अग्र भाग में लगाकर जल में, मतलब शिला जतु को तृण का अग्र भाग है वहां पर लगाओ और फिर पानी में डालो, वो तंतु की तरह पानी में जाएगा, नीचे तलिए पर जाएगा और वो घुल जाएगा। तो ये बताता है कि आपके पास जो शिला जतु है वो शुद्ध है। फिर आती है बात शोधन की। तो जैसे कि हमें पता है, आगे भी हमने अभ्रक और माक्षिक में भी देखा था, हमें कोई भी चीज यूज करने के पहले उसका शोधन करना होता है। वैसे शिलाजतु को भी हम यूज करने के पहले उसका शोधन करेंगे, क्योंकि अगर अशुद्ध शिलाजतु का सेवन कर लिया तो उससे दाब, मूर्छा, भ्रम, रक्तपीत, क्षय, अग्निमांद्य, विबंध जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सब ना हो, दैट्स वाई हमको पहले शोधन करना चाहिए। शोधन करने की बहुत सारी मेथड है, मैंने यहाँ पर रसरत्न समुच्चय की दो मेथड को मेंशन किया है। आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, दोनों भी याद कर सकते हो। पहली मेथड है क्षाराम्ल, क्षार अम्ल गो जलेर दौतम शुद्ध ये द्यत्तेव शीलाजतु। जो अशुद्ध शिलाजतु है उसको हम क्षार अम्ल गोमूत्र में डिसॉल्व करेंगे
फिर जब हम उसको फिल्टर कर लेंगे तो हमें उसमें से शुद्ध शिला धातु मिल जाता है। क्षार, अम्ल और गोमूत्र से प्रक्षालन कर लेने पर हमें उसमें से शुद्ध शिला धातु प्राप्त होता है। ये हो गया पहला मेथड, एकदम इजी वाला। सेकंड मेथड है जिसमें हम अशुद्ध शिला धातु लेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे हम त्रिफला के क्वाथ में, या फिर दूसरा ऑप्शन है भृंगराज की स्वरस, और उसके लिए हम यूज करेंगे एक लौह का पात्र। तो एक लौह के पात्र में त्रिफला क्वाथ या फिर भृंगराज का स्वरस डालकर उसमें अशुद्ध शिला धातु को डिसॉल्व किया। अब उसको फिल्टर कर लेंगे तो उसमें से हमें शुद्ध शिला धातु प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये दो मेथड है, आपको दोनों में से जो याद रहे दोनों याद रहे, अब दोनों भी अपने एग्जाम में लिख सकते हो। फिर आते हैं मारण के बारे में, यानी कि अब हमें शिला धातु की भस्म मिलेगी। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले लेना है शोधित किया हुआ शिला धातु यानी कि शुद्ध शिला धातु, जिसमें हम शुद्ध मनशिला डालेंगे, शुद्ध गंधक डालेंगे और शुद्ध हरताल डालेंगे। कैसे याद करोगे, देखो शिला धातु का मारण है तो ऑब्वियसली शिला धातु तो हम यूज करेंगे। दूसरा यूज करेंगे मनशिला, गंधक और हरताल। तो ये सब चीजें भी शुद्ध ही लेंगे ऑब्वियसली, तो कोड वर्ड है इसका शीला जतु प्लस म ग हर, मगहर। तो शिला जतु में मगहर डाल देंगे, म से मनशिला, ग से गंधक, हर से हरता। फिर उसको हम भावना देंगे मातुलुंग स्वरस यानी कि नींबू के रस की भावना देंगे। फिर हम उसको 8 फूट देंगे और उसमें से हमको शिला जतु का भस्म प्राप्त हो जाएगा। फिर से शुद्ध शिला धातु लिया, उसमें साथ में हमने मगहर यानी कि मनशिला, शुद्ध गंधक और शुद्ध हरताल लिया। उसको हमने मातुलुंग स्वरस से लेविगेट यानी कि भावना दी और उसको हमने 8 गजफूट दे दी। तो उसमें क्या हो जाएगा, हमें शुद्ध शिला धातु की भस्म प्राप्त हो जाएगी। फिर आता है इसका सत्वपातन। सत्वपातन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने शुद्ध शिला धातु ले लिया। शुद्ध शिला धातु में जो द्रावण वर्ग है उसके साथ हम लेविगेट करेंगे विथ अम्ल द्रव, और एक बोलस बना के उसको मूषा में रखेंगे, फिर उसको स्ट्रॉन्ग हीट देंगे कोष्ठी में, और उसमें से हमें फिर सत्व को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और वो जो सत्व होगा वो लौह के समान दिखता है। शुद्ध शिला धातु लिया, दूसरा हमने द्रावण वर्ग से नेविगेट किया विथ अम्ल द्रव, फिर उसका एक बोलस बनाया, बोलस बना के उसको मूषा में रखा, और फिर हमने कोष्ठी में उसका दमन करके अच्छे से स्ट्रॉन्ग हीट दे दी, जिससे हमें उसमें से जो सत्व होता है वो एक्सट्रैक्ट होके निकल आता है, और वो जो सत्व होता है वो कैसा, लौह के समान आभा वाला होता है। ये इसका शिला धातु का सत्वपातन होता है। लेकिन जो हम नॉर्मली व्यवहार में देखें तो जो शिला धातु का मारण और सत्वपातन है ये इतना ज्यादा प्रचलित नहीं है। ठीक है, शुद्ध शिला धातु जो शोधन के बाद मिलता है डायरेक्ट वही ट्रीटमेंट में हम ज्यादातर यूज कर लेते हैं, बट हमारी बुक में पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो हमें प्रॉफ के लिए याद करना है। फिर आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो जो शिला जतु है उसका डोज याद रखना है, 2 रत्ती से 8 रत्ती। जब रत्ती रत्ती में डोज आता है कौन बताएगा, रस तरंगिणी बताएगा। अनुपान इसका मधु, त्रिफलाक्वाथ, गोमूत्र के साथ ले सकते हो। थेराप्यूटिक यूज प्रमेय में, अश्मरी में, मूत्रकृच्छ में। अब सही कर लोगे, यहाँ पर लिखने में गलती हुई, मूत्रकृच्छ कर लोगे। क्षय में, श्वास में, गुल्म, अर्शर कुष्ठ में शिलाजतु यूज होता है। अगर अशुद्ध शिलाजतु यूज कर लिया तो उससे दाह, मूर्छा, भ्रम, रक्तपीत, अग्निमंद और विबंध होता है। अब ये अशुद्ध शिलाजतु सेवन से जो रोग हुए उसकी शांति के लिए भी उपाय है, जिसमें हम मरीच और घृत को 7 डेज के लिए देते हैं, जिससे कि ये जो अशुद्ध शिलाजतु सेवन जन्य दोष होता है उसकी शांति हो जाए। और फिर हमारा आखिरी पॉइंट, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस। बहुत सारे फॉर्मुलेशंस बनते हैं लेकिन यहाँ पर हम 5-6 याद करते हैं। एक है शिलाजतु रसायन बनता है, शिलाजत्वादी वटी बनता है, चंद्र प्रभा वटी बनती है, आरोग्यवर्धिनी वटी बनती है, तप्यादि लौह बनती है, एक और लिखना शिवा गुटिका बनती है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस शिलाजतु में से हमको
बनाया जाता है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, हमने शिला जतु में क्या देखा। इसका संस्कृत हिंदी इंग्लिश नेम ब्लैक बाइटुमिन कहते हैं, मिनरल पीच कहते हैं। ओके। इसके पर्याय याद किए कुछ इस प्रकार से। कृष्ण वर्ण का गोमूत्र गंधी जो शिला जतु होता है वो श्रेष्ठ होता है। कैसे प्राप्त होता है, तो हिमालय पर्वत और क्षारीय भूमि में ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के तीव्र ताप से हमको ये प्राप्त होता है। इसके बाद मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन देखा, तो इसका कैटेगरी कौन सा आता है, मिनरल कैटेगरी में ये आता है। दूसरा, इसका कलर ब्लैक होता है और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.01 टू 1.03 होती है। टाइप्स हमने देखे, चरक ने इसके 4 टाइप्स बताए हैं, सुश्रुत ने क्या किया उसमें 2 ऐड कर दिया, नाग और वंग, जिससे क्या हो गया 6 प्रकार हो गए। उसके बाद राजनिघंटु ने 2 बताया, गिरी संभवम और उशराख्यम। अपीयरेंस के अकॉर्डिंग 2 प्रकार है, जो कि रसरत्न समुच्चय बताता है, ये खास याद रखना और एग्जाम में इसको खास लिख के आना। कुमुत्र शिला जतु, कर्पूर शिला जतु। कुमुत्र शिला जतु में ससत्व और निसत्व होता है, बाकी कर्पूर शिला जतु होता है। कर्पूर शिला जतु का जो शोधन है वो एलादिकवाद से होता है। फिर अकॉर्डिंग टू प्रोसेस 2 प्रकार होते हैं, भानुतापी अग्नितापी। राहिता लक्षण देखे, आप कोई भी एक श्लोक याद कर लेना, आपको जो इजी लगे। शिला जतु का एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, जब हम इसको आग में जलाते हैं तो ये धुआं नहीं निकालता और लिंग आकार के समान वो चलता है। फिर इसमें से स्ट्रॉन्ग गोमूत्र गंध आती है और ये कृष्ण वर्ण का होता है, पानी में डिजोल्व हो जाता है। शोधन की 2 प्रोसीजर देखी, आपको जो इजी लगे दोनों याद भी कर सकते हो। मारन के लिए क्या था, शुद्ध शिला जतु में मनशिला गंधक और हड़ताल लेंगे, जिसको मातुलुंग स्वरस की भावना देकर 8 फूट देंगे, जिससे भस्म मिल जाएगी। सत्वपातन में क्या था, शुद्ध शिला जतु द्रावण वर्ग को अम्ल द्रव्य वगैरह के साथ भावना देके एक बोलस बना के मुषा में रख के स्ट्रॉन्ग हीट देंगे कोष्ठी में, जिसकी वजह से हमको सत्व एक्सट्रैक्ट होके मिल जाएगा और वो लौह के समान दिखता है। प्रॉपर्टीज देखी, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन देखे और यहाँ पर आपका शीला जतु पॉइंट भी कंप्लीट होता है।